हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला में मैं आपकी हिंदी एजुकेटर मैम रूपाली मैम लेकर आई हैं कौन सा चैप्टर और कौन सी क्लास। ये क्लास है क्लास 10th कोर्स ए। ध्यान रखिए, कोर्स ए में जरूर मेंशन कर रही हूं क्योंकि क्लास 10th में दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। दोनों ही में आपके अलग अलग बुक्स चलती हैं, तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई मैम क्लास 10th में हमने हिंदी तो ली है पर ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब ये बुक आपकी नहीं है, इसका मतलब ये सिलेबस आपका नहीं है। तो हम जैसे कि अभी पढ़ा रहे हैं कोर्स ए, तो आपके में बुक चलती है शतज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो शतज भाग 2 जो एक ऐसी बुक है जो गद्य खंड और काव्य खंड 2 खंडों में विभक्त है। तो अभी तक मैं इस पूरी बुक में से आपको काव्य खंड कंप्लीट करा चुकी हूँ। काव्य खंड हमारा शुरू हुआ था सूरदास के पद से लेकर संगतकार तक, तो इसको तो मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब शुरू कर चुके हैं हम गद्य खंड, यानी कि इससे पहले जो आपने ये वीडियो देखा वो वीडियो हमारा रहा है इसी चैप्टर यानी कि नेताजी चश्मे का। आपका हमने एक पार्ट का सार पढ़ा था, ठीक है ना, पार्ट का सार पढ़ा था वन शॉट में, वो कंप्लीट पढ़ लिया था, चैप्टर समझ लिया था। तो आप क्या करने वाले, इसी चैप्टर के बाद में गद्य जो आपका जो ये गद्य खंड का जो अध्याय है नेताजी का चश्मा, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लमसम 11 क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम करेंगे। याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारे काव्य खंड से संबंधित प्रश्न आते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते, उसी तरीके से गद्य खंड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं होते। यानी कि मान के चलिए कि 25 से 30 शब्दों का आपको उत्तर देना होता है, तो इनके आंसर्स भी हमें बहुत ज्यादा बड़े प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी शतज बुक है इससे हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। तो अभी तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इनको भी अगर आप पढ़ रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो 25 से 30 शब्दों के अंदर ही रखना है। लेकिन अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। इसके आगे हम इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे वर्णनात्मक रूप में रहेंगे उनको भी कराएंगे। तो लेकिन आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बुक के प्रश्न करना जरूरी। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि गद्य खंड में हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। हाँ, अच्छे शब्द लेना, अच्छे अच्छे वाक्य बनाना, तब एक्सप्लेन करना। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब क्या कारण था कि वो किसी तरह की किसी सेना में नहीं था, फौज में किसी में सेवारत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसे कैप्टन कहा जाता था। ऐसा क्यों था? आंसर देखिए, सेनानी ना होते हुए लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे, इसके कई रीजन हैं। पहला, कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा का भाव था। वो नेताजी के प्रति बहुत भाव रखता था। ये भाव कैसे प्रकट हुआ? जब हम मूर्ति पे चश्मा तरह तरह का बदलता था, तो इसी से ये प्रकट हो रहा है कि वो उनसे बहुत प्रेम करता था। नेक्स्ट आते हैं, वो शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसे कि फौजी व्यक्ति रखता है। तो कहते ना कि जो हमारा फौज के जो लोग होते हैं वो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग होते हैं वो उस तरीके से लगाव नहीं रखते। लेकिन कैप्टन के अंदर वो भावना कूट के भरी हुई थी, वो अपने देश से उसी तरह प्यार करता था जैसे कोई फौजी करता है। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। नेक्स्ट, वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। तो ये सारे रीजन जो बताए हैं उससे ये लगता है कि शायद वो जो है इतना देशभक्त था, इसलिए उसे कैप्टन कहना ज्यादा उचित समझा गया। क्योंकि देखिए ये कहानी जब लिखी गई है तो मतलब समझ लीजिए कि आजादी के कुछ टाइम बाद ही लिखी गई, तो आजादी के टाइम के कुछ समय बाद तक जो है ये जो स्वतंत्रता सेनानी, आज जैसे शायद हम लोग उनको इतना याद नहीं करते, उनको समझते नहीं, लेकिन उस समय इन लोगों की बहुत अहमियत थी, बहुत ज्यादा इन लोगों को समझा और पूजा जाता था, भगवान की तरह पूजा जाता था। तो ये इन सब की जो भावना है देशभक्ति की, ये कैप्टन के अंदर बहुत ही मुखर थी, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब क्या हुआ
कि पहले तो चश्मा डेली बदलता था, मतलब हर 15 दिन में जब हमारे हालदार साहब गुजरे तो उन्हें चश्मा बदला हुआ दिखता था। उन्होंने एक दिन पूछ कर रोक के पूछ भी लिया कि भाई ऐसा क्यों है, पता चला। फिर उसके बाद वो जब भी गुजरते तो चश्मा बदलता। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि मूर्ति पर किसी तरह का चश्मा था ही नहीं, तो उन्हें ये बहुत चीज अखरी। रोका उन्होंने, उस दिन रोकना चाहा तो वहां पर सारी दुकानें बंद थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला। चलिए चले गए वो। फिर उसके बाद फिर 15 दिन बाद आए तो पता चला। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि कैप्टन मर गया। कैप्टन मर गया तो इस वजह से मूर्ति पे चश्मा नहीं। तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो दुखी मन से वहां चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब भी वहां से निकलते वो मूर्ति की तरफ देखते ही नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी लगती थी वो मूर्ति बिना चश्मे के। लेकिन इसी कारण जो है उन्होंने फिर वहां पर रुकना भी बंद कर दिया पान वाले के पास। तो अपने ड्राइवर से बोल दिया कि नहीं, अब हम रुकेंगे नहीं, तुम सीधे चलो। तो हमेशा उसको ऐसे ही बोलते थे, वो ऐसे ही चला जाता था। इस बार भी निकले तो उन्होंने यही सोचकर कि भाई हम वहां रुकेंगे, मूर्ति को देखेंगे तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि वहां रुकना नहीं और तुम चलो सीधे, ठीक है। तो वो वैसे तेज बिना, जहां हमें रुकना नहीं है तो स्पीड तेज ही रहती है, लेकिन एकदम से उसे गाड़ी रोकने के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मूर्ति पर एक चश्मा दिख गया था। इस चीज को लेकर वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, तो फिर वो गाड़ी को तुरंत रोकने के लिए कहते हैं। अब इस पूरी कहानी के पीछे हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्या है? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? पहली चीज, पहले वो मायूस हुए थे इसलिए उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। तो उनकी मायूसी का कारण क्या था? मूर्ति बिना चश्मे की थी, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? अब उन्हें मूर्ति पे चश्मा दिखा था, वो चश्मा था सरकंडे का। सरकंडा क्या होता है? पतली सी एक डंडी होती है जिसको मोड़ा जा सकता है आराम से। तो बच्चों ने खेल खेल में उसे मोड़कर चश्मा बना दिया था। तो उन्हें ये समझ में उन्हें ये उम्मीद जगी कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो देशभक्त पीढ़ी निकलेगी, इस चीज की उम्मीद उनको जगी थी। नेक्स्ट है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? मतलब मूर्ति पे सरकंडे का चश्मा देखकर वो भावुक क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें अभी इस चीज का यकीन हो गया था कि अब आने वाली पीढ़ी हमारे देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरीके से जो देशभक्तों की भी इज्जत करना जानती है और देशभक्ति की भावना को भी अच्छे से समझती है। यही उनकी भावुकता का कारण था। तो चलिए इन तीनों प्रश्न के उत्तर हम लिखते हैं। पहला है, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों में चश्मा ना होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है ही नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। तो ये उनके मायूस होने का कारण था कि वो मूर्ति बगैर चश्मे के उन्हें देखना अच्छा नहीं लग रहा था और कोई और था नहीं जो वो मूर्ति पर चश्मा लगाए। तो यही उनके मायूस होने का सबसे बड़ा कारण था और यही कारण था वो जीप को बगैर रोके आगे जाने के लिए कहते थे। नेक्स्ट है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है, उसमें राष्ट्र प्रेम के बीज भी अंकुरित हैं। तो बच्चों द्वारा जो चश्मा लगाया गया सरकंडे का, वो ये उम्मीद जगाता है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी देशभक्तों की अहमियत को जानती है, उनके किए गए कार्यों का सम्मान करती है कि आगे के समय में वो उनकी इसी तरीके से इज्जत बनाए रखेगी। तीसरा गा था, हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के ना रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है, और यह सोचकर वे भावुक हो गए कि मतलब उन्हें वो संभावना दिखाई दी जिसकी वो पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके थे। नेताजी की मूर्ति को बगैर चश्मे का देखकर वो पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके थे कि शायद अब आगे कोई ऐसा है नहीं जो देशभक्ति की भावना को समझे। लेकिन बच्चों द्वारा किया गया ये कृत्य उन्हें भावुक करता है और ये बताता है कि आप के आगे इस देश को संभालने और इसकी परंपरा को संभालने वाला आगे कोई है। प्रश्न संख्या 3 है, यहां पर एक वक्तव्य दिया गया है, हमें आश्रय स्पष्ट करना है, मतलब ये इस वक्तव्य के पीछे कहने का क्या मतलब है।
बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब ये वक्तव्य जो कहा गया, जो हमारे हालदार साहब ने सोचा, ये सोचा जब पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया, उसके बाद उन्होंने ये बात सोची। क्या था ये सोच कि वो बार बार ये सोच रहे थे कि ये जो कौम जो है, ये जो लोग हैं जो देशभक्तों पर और देशभक्ति की भावना पर हंसते हैं, ऐसे लोगों पर जो हमारी रक्षा के लिए अपना घर गृहस्थी सुख सब कुछ त्याग कर जाकर जो है देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हंसने के लिए क्या है, वो मौके ढूंढ रहे हैं कि कोई आकर हमें जो है बंदी बना ले। अगर मान लीजिए सपोज हमारी देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले ये लोग नहीं होंगे, तो आज हम शांति से अपने घरों में बैठकर इत्मीनान से टीवी का रिमोट नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने, और ऐसा भी नहीं है कि वो चंद पैसों के लिए काम करने जा रहे, सोचिए वहां पे कितना खतरा है। आप जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इस चीज की उम्मीद नहीं होती, लेकिन तब भी वो जानते हैं अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के, अपने घर परिवार, अपनी बीवी बच्चों माता पिता सबको छोड़कर वो चले जाते हैं उस जगह पर कार्य करने के लिए, और ऐसे लोगों पर हम हंसते हैं। तो इसी चीज को हालदार साहब ने सोचा था। उक्त पंक्ति का आशय है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उसके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटी भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपनी स्वार्थ ही सर्वोपरि होती है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह तक करने को तैयार हैं। यानी कि अगर ये लोग हंस सकते हैं तो वो, अगर उन्हें अपना स्वार्थ है तो वो अपने देश के खिलाफ जाकर भी अपनी स्वार्थ सिद्धि करने को तैयार हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पाठ के अनुसार पान वाले का जो पूरा एक रूप बताया गया है उसी को आपको यहां लिखना है। सिंपल रेखा चित्र का मतलब क्या होता है, शब्दों के माध्यम से आप उसका एक चित्र बनाइए, जैसा कि इस कहानी में उसका एक चित्र बनाया भी गया, वही आपको यहां पर लिखना है। देखिए क्या है, पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता। वह स्वभाव में खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली है, बैठे बैठे तोंद निकल आई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई है, मतलब दांत बहुत खराब हो गए हैं। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है, इतनी तोंद है जब हंसता है तो तोंद उसकी हिलती है। वह वाक पटु है, यानी कि बात करने में बहुत उस्ताद है, जो व्यंग्यात्मक बातें कहने में भी नहीं चूकता, यानी कि दूसरों को टीज करती हुई बातें कहने में भी वो नहीं चूकता है। तो एक तरीके से उसका रूप रंग, उसका स्वभाव सभी जो है वो हमने इन शब्दों के माध्यम से बता दिया। प्रश्न संख्या 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रक्रिया लिखिए। अब क्या है, वो एक व्यक्ति गरीब मरियल सा अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चला रहा है और एक पैर भी नहीं है उसका, दिव्यांग है वो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कैप्टन वाले का ये वक्तव्य कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, वो भी तब जब वो एक देशभक्ति का काम कर रहा है, मूर्ति पर वो चश्मा भी लगा रहा है, ये भी देखा जा रहा है। तो ये मतलब उसका जो वक्तव्य कहा गया ये हमें बिल्कुल भी पसंद, हमें जैसे हालदार साहब को नहीं आया, हमें भी नहीं आया। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें उसके खिलाफ कही जाएं, वो ऐसा पात्र है ही नहीं, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा जो है प्रशंसनीय है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से, यानी कि उसके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है, उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब व्यक्ति है, लाचार है, उसके बावजूद वो जो है वो कार्य कर रहा है। से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा
प्रगाढ़ भी करता है। मतलब उसके पास बहुत कुछ नहीं है अपनी देशभक्ति व्यक्त करने की, लेकिन जो है उन्हीं से वो अपनी देशभक्ति तो व्यक्त कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ और लोगों को भी प्रेरित कर रहा है कि वो भी अब देशभक्ति के प्रति आकृष्ट हों। जो देश प्रेमी रहे हैं उनके समय सोचे, उनके बारे में जाने, इस तरीके से वो हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना को जगाता है। तो इस तरह की उपेक्षा का वो बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। अब यहां पर 3 जो हैं वो वाक्य दिए गए हैं जो हर एक व्यक्ति के बारे में संकेत कर रहे हैं। इसमें मात्र 3 ही तो व्यक्ति हैं, हालदार साहब, कैप्टन और पानवाला। तो तीनों की संकेत कर रहा है, तो उन्हीं को हम पढ़ते हैं और क्या संकेत कर रहे हैं वो आपको बताना है। पहला है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। अब इनकी क्या विशेषता बताते हैं कि वो जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, देशभक्तों के प्रति प्रेम है, ये सारी चीजें। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम को छोड़कर और खड़े होकर नेताजी की मूर्ति को निहारे, ये तो ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो वाकई अपने देश के प्रति अगाध प्रेम रखता हो। नेक्स्ट आते हैं, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब क्या हुआ, हालदार साहब जब हर बार गुजरते थे तो मूर्ति पर चश्मा होता था। एक बार गुजरे चश्मा नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, वो चले गए। दूसरी बार आए तो दुकानें खुली हुई थी तो वो रुक गए। उन्होंने पूछा कि भाई मूर्ति पे चश्मा नहीं है, तो पान वाले से ही उन्होंने पूछा। तो पान वाला बेचारा बड़ा उदास होकर आंखों के आंसू पोंछता, पान को थूकता हुआ बोलता कि कैप्टन मर गया है। तो यहाँ पर कैप्टन की जो विशेषता, पान वाले की विशेषता निकल कर ये आती है कि वो भी बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील व्यक्ति है। जो कैप्टन जिसकी वो अब तक अहमियत नहीं समझ रहा था, उसको नहीं समझ पा रहा था, उसके जाने के बाद उस हंसोड़े पान वाले के, उस व्यंग्यात्मक पान वाले के हंसमिजाज कैप्टन पान वाला था, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब इससे कैप्टन की क्या हमें सामने छवि आती है, इससे उस विशेषता पता चलता है कि वो एक देशभक्त व्यक्ति है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है। उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती, तो उसके बाद पास जो चश्मा उपलब्ध होता है वो चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता है। आंसर देखिए पहले वाले का, हालदार साहब अपने कर्म के प्रति सजग तथा पान खाने के शौकीन थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी प्रबल हो। यानी कि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर जो है वो ये प्रेम, ये भाव है कि वो बहुत ही ज्यादा खुद भी देशभक्त हैं और वो चाहते हैं कि आगे भी वो देशभक्ति की भावना जो है आगे की पीढ़ी में भी आए। दूसरा था पान वाले पर। पान वाला प्रायः कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता, हमेशा उसका मजाक करता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। पर जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार साहब को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। यानी कि वो कैप्टन के प्रति इतना कुछ कहता था, लेकिन उसके अंदर भी कैप्टन के लिए भी प्रेम था और देश के लिए भी प्रेम था। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भी भर आती हैं जब वो हालदार साहब को कैप्टन के मर जाने की सूचना देता है। अगला है हमारे पास वक्तव्य, ये था कैप्टन के बारे में। कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला ना रहा हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। मतलब फौजियों के अंदर होता है ना भाई, उनको रफ एंड टफ उनका शरीर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन यहां पर क्या था कि वो माना शरीर से नहीं था, लेकिन मन से उसके अंदर वो फौजियों वाली ही भावना थी, क्योंकि वो देशभक्त का अनादर नहीं देख सकता था। जैसे उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नहीं देख पाया तो उसने उस पर चश्मा लगा दिया। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए उसने सीमित आय से ही
चश्मा लगा दिया करता था ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा ना लगे। तो ये उसकी विशेषताएं निकल कर आई हैं, जो तीनों हमारे कैरेक्टर हैं उनकी विशेषताएं सामने आई हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। भाई हालदार साहब को तो ये बताया कि भाई कैप्टन चश्मे वाला है जो इस पे मूर्ति लगा देता है, उन्होंने तब तक कैप्टन को देखा नहीं था। तो उनके मन में जो एक जो फिगर निकल के आ रहा था, एक व्यक्तित्व निकल के आ रहा था, उन्हें लगा था कि कोई फौज का व्यक्ति है, एकदम लंबा चौड़ा शरीर है, एक अच्छी पर्सनालिटी रही होगी। तो जैसे फौजी लोग होते हैं डिसिप्लिन, मजबूत, उन्हें एक, मुझे लगता है ऐसा एक कोई रेखा चित्र, एक ऐसा जो चित्र है उनके दिमाग में कैप्टन के लिए रहा होगा। लेकिन इसीलिए वो कैप्टन को देखकर चौंकते भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक तस्वीर कैप्टन की बनाई थी, कैप्टन उससे जस्ट अपोजिट था, दुबला पतला मरियल सा, एक पैर नहीं है और बैसाखी लेकर चलता है। तो ये एक पूरा जो रूप बनाया ना, उसके बारे में मतलब उन्होंने सोचा नहीं होगा। तो आंसर देखिए इसका, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल कर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कदकाठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रोबीला तथा घनी मूंछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोर से फौजियों जैसा दिखता होगा। तो मतलब बेसिकली जो एक मिलिट्री मैन जैसा होता है या आजाद हिंद फौज का जैसा एक सिपाही हो सकता है, इस तरीके से उन्होंने सोचा था। प्रश्न संख्या 8 है। अब यहां पर देखिए क्या है, एक वक्तव्य है, उस पर 3 प्रश्न हैं। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। हम लोग भी अपने यहाँ शहरों में देखते हैं बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों की मूर्तियां हम सभी के चौराहे, मतलब जो फेमस चौराहे हैं उन पे तो लगी हुई है। अब ये एक वक्तव्य है, इस पर प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आखिर अगर चौराहों पर इस तरह की मूर्ति लगाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जाहिर सी बात से इस उद्देश्य से लगाई जाती है कि आने वाली पीढ़ी भी इनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, उनको समझे कि हाँ, हमारे देश के लिए इन्होंने कैसा बलिदान किया है, क्या कार्य किया है, ये समझाने और हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लगाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है, क्या आप उसकी मूर्ति चौराहे पर लगवाना चाहेंगे और क्यों? तो ये आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उस मूर्ति के प्रति आपके और एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व? अगर मान लीजिए आप अगर मूर्ति लगवा देते हो तो हमारे ऊपर उसका क्या उत्तरदायित्व है? उसको संभालने सहेजने का उत्तरदायित्व है, वो गंदा नहीं हो ये हम उत्तरदायित्व, कोई उसका अनादर ना करे ये हमारे लिए उत्तरदायित्व है, उसके समय के अनुसार उसके साथ वैसा ही ये आदरपूर्ण व्यवहार हो, ये हमारा उत्तरदायित्व होगा। तो चलिए एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अगर इस तरह की मूर्ति लगाई गई है तो इसका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा, देश सेवा या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्रायः कस्बों, चौराहों, महानगरों एवं शहरों में लगाई जाती है। ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी ना होकर उद्देश्यपूर्ण, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजावट के लिए मूर्ति लगा दी गई, इसका भी अपना एक उद्देश्य होता है। लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जाने तथा उनसे प्रेरित हों। कहने का तात्पर्य कि मूर्ति लगाने का उद्देश्य होता है कि जिनकी मूर्ति लगाई जा रही है उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किया है उससे हम प्रेरणा ले सकें, इस वजह से ये लगाई जाती है। नेक्स्ट है, लोगों ने अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उनके लिए प्रेरित हो। अब उन जिन लोगों की मूर्ति लगाई जा रही है उन्होंने जो कार्य किए हैं हम वैसे कार्य अपने जीवन काल में कर सकें, ये प्रेरणा देने के लिए मूर्ति लगाई जाती है।
लोग ऐसे लोगों को भूले ना और उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। मतलब हमें इन लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में हमारे देश के लिए जो बलिदान किए हैं, जो कार्य किए हैं, उन्हें भूला नहीं जा सकता है। तो वो हमें हमेशा याद रहें, इसलिए भी इस उद्देश्य से भी ये मूर्तियां लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगवाना चाहूंगा। अब यहां पे पूछा गया था ना, आप किसकी मूर्ति लगवाना चाहते हैं और क्यों। तो यहां पर हमने सिर्फ आपको बता दिया है, आप जिसकी भी मूर्ति लगवाना चाहें उसके नाम को उसी के कार्यों के हिसाब से आप लिखेंगे, ताकि लोग विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। वे अपनी मातृभूमि पर आंच ना आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी ना हिचकिचाएं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बलवती रहे। तो मेन कारण क्या है कि हम ऐसे इंसान की मूर्ति इसलिए लगवाना चाहेंगे ताकि जिससे हम तो प्रभावित हैं, लेकिन हम और लोगों को भी प्रभावित करना चाहते हैं, वो लोग भी उस अहमियत को समझें, इसलिए हम उसकी मूर्ति लगवाना चाहेंगे। तो जो भी व्यक्तित्व आपको पसंद है, आप उसी के हिसाब से उनकी मूर्ति यहां पर लगवाने की बात लिख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। मतलब हमारा उत्तरदायित्व का तात्पर्य मूर्ति तो लग गई, अब उस मूर्ति के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना पहले जरूरी होता है ना। तो अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए, हम उसकी साफ सफाई कराएं। मैंने कहा ना कि भाई मूर्ति अगर खुले में लगी है तो गंदी होगी ही होगी, तो उसकी साफ सफाई टाइम टू टाइम होनी चाहिए। साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें कि लोग वहां एकत्र हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, जिस व्यक्ति की लगाई है भाई नहीं लगा के भूल गए, उनके कार्यों को बार बार हमें याद कराना पड़ता है। फिर उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों से कहें कि भाई उन्होंने अपने समय में जो काम किया तो उस समय तो किया, लेकिन अभी वर्तमान समय में और आने वाले समय में भी ऐसे ही कार्यों की जरूरत है, तो हमें भी अपने अंदर उसी तरह की भावना को रखना है। मूर्ति के प्रति सम्मान का भाव बनाएं, खुद भी सम्मान करें और औरों को भी उस सम्मान से अवगत कराएं कि उन्हें भी वैसा ही सम्मान बनाए रखना होगा। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। बात सही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि जो सीमा पे तैनात है वही जो है अपनी देश प्रेम की भावना प्रकट करें। हम भी देश के अंदर रहकर जो कार्य कर रहे हैं वो भी देश प्रेम की भावना से ही कर रहे हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। तो अब आपको अपने जीवन काल से जुड़े कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख करना है जो आप करते हैं और जो देश के प्रति आपके प्रेम को प्रकट करता है। तो ये तो आप सभी के कार्य क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, और भी ऐसे लोगों के बारे में आपको बताना है। सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का है और अनुकरणीय होता है। बात सही है, उसको हम कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं हम भी ऐसा काम करते हैं। वो जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। ये काम सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़फोड़ ना करना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आदि। तो ये इतने सारे ये ऐसे काम हैं कि अगर ये हम करते हैं तो इन सब के जरिए भी हम अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और सीमा पर लड़ो तो ही आप देशभक्त हो। हम देश के अंदर रहकर भी ऐसे बहुत से कार्य कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित पंक्ति में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। अब हमारे पास कुछ पंक्ति हैं
जो क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई हैं। अब इन्हें हमें साधारण हिंदी पे लिखना है। क्या है देखिए, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कैप्टन जो ग्राहक, कैप्टन चश्मे वाला है, उसके पास अगर कोई ग्राहक आया और उसे मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा अच्छा लगता है, यानी कि उसको चौड़े चौखट चाहिए जो मूर्ति पर लगे हैं, तो वो मूर्ति से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और उस जगह पर दूसरा चश्मा मूर्ति को लगा देता है। तो इसे हमें सिंपल हिंदी में लिखना है। तो देखिए कि लीजिए, मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहां से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति का दूसरा फ्रेम लगा देता है, मूर्ति पर दूसरा फ्रेम अर्थात दूसरा चश्मा लगा देता है। प्रश्न संख्या 11 है, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। भाई खूब क्या आइडिया है। अब हिंदी में इंग्लिश आइडिया शब्द मिल गया। क्या होता है कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा मिल जाती है और दोनों भाषा ही हमारे लिए बहुत ही आजकल के तो ये इंग्लिश का तो जमाना चल गया है, हम लोग हिंदी में इंग्लिश बहुत ही कॉमनली यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें दूसरे वाले को अपनी बात समझाने के लिए काफी अच्छा तरीके से, सरल तरीके से हम सामने वाले को समझा पाते हैं। एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बनती है, यानी कि हम उस भाषा को और सरल बना देते हैं, क्योंकि जो हम दूसरी भाषा का शब्द लेकर आ रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही फ्रेंडली है। वह अधिकाधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ ही समय में ये शब्द उसी भाषा के बन के रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द, जैसे आप देखिए कि हम लोग रेलगाड़ी शब्द बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेलगाड़ी शब्द हिंदी का है ही नहीं। हिंदी में रेलगाड़ी को लोहपतगामनी कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने रेलगाड़ी या ट्रेन बोल के उसको तो पूरी तरीके से नॉर्मल कर दिया। अब जैसे हॉस्पिटल में नर्स होती है, हम लोग हिंदी में भी बोलेंगे तो जाके हाँ भाई नर्स से मिले, हम डॉक्टर से मिले, जबकि हिंदी में ये हिंदी के शब्द हैं ही नहीं, ये दूसरी भाषा से लिए गए हिंदी में शब्द हैं, लेकिन अब ये अपने से लगते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करेंगे तो शायद आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ यही तात्पर्य होता है कि हम दूसरी भाषा के शब्दों को हिंदी में मिलाकर अपनी भाषा को और सरल और सहज बना लेते हैं, ताकि दूसरे लोग उसको सहजता से समझ और सके। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको करके तो बता दिए, लेकिन यहां पर अभी हमारा सफर इस अध्याय का खत्म नहीं होता है। अभी इसके आगे हम देखने वाले हैं इसी अध्याय के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे टोटल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा नेताजी के चश्मे का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसके बाद रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव यानी कि वर्णात्मक प्रश्नों का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयार रखिएगा पूरा चैप्टर, ताकि मेरे आंसर देने से पहले आप उन सारे आंसर्स को दे सकें। मिले अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।